हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मेंडेलियन जेनेटिक्स। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि मेंडल ने जो है वो पीजम सटाइवम के ऊपर क्यों पी प्लांट को ही चुना और उसके ऊपर बहुत सारे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, राइट। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और कैसे होता है, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने ऑब्जर्व किए थे, उसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि मेंडल ने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चुने थे उसमें सबसे पहला था दैट इज सबसे पहला जो था वो था हाइट ऑफ द प्लांट। टॉल हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है, सीड कलर येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, सीड शेप राउंड हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है, फ्लावर कलर वायोलेट या वाइट हो सकता है, फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल हो सकती है, पोड कलर ग्रीन एंड येलो हो सकता है, पोड शेप जो है वो इन्फ्लेटेड यानी कि फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है, राइट। सारे ही कैरेक्टर आपको डायग्रामेटिकली भी दिख रहे हैं और कौन से कैरेक्टर का जीन कौन से क्रोमोसोम नंबर पे था वो भी आपको दिख पा रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है कि मोस्टली सारे कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। सबसे ज्यादा कैरेक्टर क्रोमोसोम नंबर 4 पे थे, ठीक है। तो उन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चुने फॉर ऑब्जर्विंग द इनहेरिटेंस, राइट। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए मतलब 2 प्योर वेराइटीज चुनी। प्योर वेराइटी चुनी मतलब एक ही अलील होंगे उनके पास, ठीक है। एक टॉल प्लांट चुना पेरेंट प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट चुना। बाकी सारे कैरेक्टर दोनों प्लांट में सेम ही रखे, कॉन्ट्रास्टिंग नहीं रखे, राइट। आपको समझ आ रही है बात? ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो उन्होंने 2 पेरेंट प्लांट चुने। एक देखने में हमें दिख रहा था टॉल और दूसरा हमें दिख रहा था ड्वार्फ। यहाँ प्योर टॉल का मतलब क्या होता है, ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है, प्योर लाइनेज है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों ही अलील डोमिनेंटली टॉल है, यहाँ पे दोनों ही अलील डोमिनेंटली ड्वार्फ है, ठीक है। अब ये आपकी हो गई पेरेंट जनरेशन, ठीक है। पेरेंट जनरेशन में अगर गैमेट्स बनेंगे तो इसके पास दोनों ही गैमेट कैपिटल टी वाले ही बनेंगे, इसके पास दोनों ही गैमेट जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, स्मॉल टी वाले बनेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों का आपस में क्रॉसिंग कराया जाए तो हमें F1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिलेगा, जो हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। मतलब यहाँ पे सारे प्लांट्स देखने में हमें कैसे दिखेंगे, ऑल टॉल। पर अगर जीनोटिपिकली देखें तो इसके पास एक डोमिनेंट अलील है फ्रॉम वन पेरेंट और एक अलील कैसा है, ड्वार्फ फ्रॉम अनदर पेरेंट। तो एक ही मतलब जनरेशन में आपको 2 तरह के अलील दिख रहे हैं। एक पेरेंट से कैपिटल टी आया है फॉर हाइट और एक पेरेंट से आया है स्मॉल टी। तो कह सकते हैं कि F1 जनरेशन में हमें जो मिले वो दिखावे पे सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। नन ऑफ द प्लांट वर ड्वार्फ। तो ये पेरेंट का ये अलील तो कभी एक्सप्रेस ही नहीं हुआ, है ना। द डोमिनेंट ट्रेट ऑफ वन पेरेंट वाज एक्सप्रेस। एक पेरेंट का डोमिनेंट अलील तो एक्सप्रेस हो गया बट द रेसेसिव ट्रेट ऑफ अदर प्लांट वाज नॉट एक्सप्रेस। दूसरे प्लांट का रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुआ। ऑल द प्रोजेनी रिजेंबल वन ऑफ द पेरेंट। सारी ही प्रोजेनी एक पेरेंट जैसी ही दिख रही है, दूसरे पेरेंट जैसा कोई दिख ही नहीं रहा, ना ही कोई इंटरमीडिएट दिख रहा है मीडियम हाइट वाला, राइट। तो यहां से हमें कितनी चीजें पता चली बच्चों। सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पे नोटिस करी या देखी कि सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल है, ठीक। दूसरा हमने देखा कि कोई भी ड्वार्फ नहीं है। तीसरा हमने देखा सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस हुई, रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुई। सारी प्रोजेनी एक पेरेंट जैसा ही दिख रहा है, कोई इंटरमीडिएट नहीं दिख रहा है ना। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या था, आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल केम टू नो कि ओनली द डोमिनेंट ट्रेट इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो सिर्फ एक डोमिनेंट अलील ही, डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस हुआ, रेसेसिव ट्रेट कहीं ही दिखा भी नहीं, राइट। ओके, सो तो ये क्रॉस के बाद F1 जनरेशन की तो बात हो गई कि हमें सारे कैसे मिले, हेटेरोजाइगस
टॉल मिले। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इनका सेल्फ पोलिनेशन कराया। पहले क्रॉस पोलिनेशन हुआ था फर्स्ट क्रॉस में, अब F1 जनरेशन मिलने के बाद F1 जनरेशन को सेम प्लांट से सेल्फ पोलिनेट किया। ठीक है, सेम प्लांट के एंथर को सेम प्लांट के मतलब पोलन ग्रेन को सेम प्लांट के स्टाइल पे उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन कराया। ठीक है, तो हमारे पास अब गैमेट्स बनेंगे, तो ये प्लांट से ऐसे गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले प्लांट से ऐसे गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। आपस में इनका क्रॉस कराया तो हमें मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अगर उन्होंने 1600 प्लांट लिए थे तो उसमें से कुछ प्लांट ऐसे मिले जो कि टॉल थे, कुछ प्लांट ऐसे मिले जो ड्वार्फ थे। पर जीनोटिपिकली देखे तो हमें क्या मिला कि कुछ प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट थे, कुछ प्लांट हेटेरोजाइगस थे और कुछ होमोजाइगस रिसेसिव थे। तो फिनोटिपिक रेशियो देखने पर हमें ऐसा लगा कि 1600 प्लांट है तो उसमें से 1200 प्लांट यानी कि 3 पोर्शन ऑफ द प्लांट कैसे हैं, दिखावे में टॉल, और 1/4 यानी कि 400 प्लांट कैसे हैं, दिखावे में ड्वार्फ। तो अगर 1600 प्लांट लिए हैं तो उसमें से 1200 टॉल है और 400 कैसे हैं, ड्वार्फ। ऐसा मेंडल ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, और जीनोटिपिकली देखे तो हमें क्या मिल रहा है, दैट इज जो भी टोटल प्रोजेनी है उसका 1/4 जो है वो होमोजाइगस टॉल है। ठीक है, 2/4 जो है वो हेटेरोजाइगस है एंड 1/4 जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। तो F2 जनरेशन यानी कि सेकेंड फिलियल जनरेशन में हमें जो जीनोटिपिक रेशियो मतलब जीनोटिपिकली अगर देखें तो 1/4 प्लांट कैसे मिले, दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, 2/4 कैसे मिले, हेटेरोजाइगस एंड 1/4 कैसे मिले, होमोजाइगस रिसेसिव। इज इट क्लियर? ओके, अब ये जो ऑब्जर्वेशन मिले वो ऑब्जर्वेशन पे से मेंडल ने एक लॉ दिया जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही रेशियो से क्या फाइंडिंग्स निकाले कि ऑल प्रोजेनी जो है F1 जनरेशन में वो तो टॉल मिली। ठीक है, कोई भी ड्वार्फ नहीं मिला। F1 ऑफस्प्रिंग एक ही पेरेंट जैसा दिख रहा था, ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट एक्सप्रेस नहीं हुआ। ऑन सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 हमें F2 जनरेशन मिला, उसमें फिनोटिपिक रेशियो हमें मिला 3:1। कहीं पे भी दोनों अलील के ब्लैंडिंग देखने को नहीं मिले। टॉलनेस वाला कैपिटल टी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा जब वो गैमेट बन के नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, और स्मॉल टी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा जब वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। ठीक है, सो इसके बेसिस पे मेंडल ने ये बोला कि हर एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास 2 अलील होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट जिसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टर। मेंडल ने वर्ड दिया था फैक्टर, लेटर ऑन उसे जाना गया जीन के नाम से। ठीक है, फैक्टर जो है, दूसरा कंक्लूजन मेंडल का ये था कि फैक्टर जो है होते हैं वो ऑलवेज पैर में होते हैं। इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, मतलब जब फैक्टर्स या अलील्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, मतलब एक कैपिटल है और एक स्मॉल टी है, तो उस कंडीशन में कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट वाला अलील जो होगा वो हर हाल में खुद को एक्सप्रेस करेगा और रेसेसिव वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसका एक्सप्रेशन मास्क हो जाएगा बाय द डोमिनेंट अलील। ठीक है, ओके। तो रेसेसिव वाला सिर्फ होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो पाएगा। तो इनसे हमें ये पता चला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस से 3 स्टेटमेंट दिए मेंडल ने। पहला, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली 1 पेरेंटल ट्रेट इन F1 जनरेशन, एक ही पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में। दूसरा, रीअपियरेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन, F1 में तो आपको नहीं दिखे थे ड्वार्फ प्लांट, बट F2 जनरेशन में वो आपको दिखे। और तीसरा, आपको फिनोटिपिक रेशियो मिला देते 3:1। ठीक है, ओके। सो इन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, one is dominant which is always expressed and another is a recessive which is always mask। ठीक है, ओके। अब इसी के ऊपर से दूसरा भी एक फाइंडिंग था, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं या नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील्स भी कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या था पहले देखते हैं। मेंडल ने ये बोला, समथिंग इज बीइंग स्टेबली एंड अनचेंज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऐसा कुछ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में बिना चेंज हुए पास ऑन होता है जब गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स में कुछ चीजें
ब्लेंड नहीं होती, मिक्स नहीं होती, जैसी पेरेंट में थी वो फैक्टर्स वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएंगे। ही कॉल्ड दिस यूनिट फैक्टर्स, जिसे हम अब जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे एक दूसरा लॉ उन्होंने एक्सप्लेन करा, दैट इज जब मियोसिस होगा तब बोथ द अलील फ्रॉम पेरेंट, एक पेरेंट है फॉर एग्जांपल ये, जब ये गैमेट्स बनाएंगे दोनों में से एक ही अलील उसके पास जाएगा। ये कंडीशन में तो बड़ा साफ है कि अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो डोमिनेंट वाले दोनों अलील बनेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव है तो दोनों रिसेसिव वाले गैमेट्स बनेंगे। बट जब डिसिमिलर कंडीशन है यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक गैमेट कैसा होगा कैपिटल टी, दूसरा गैमेट कैसा होगा स्मॉल टी, तो दो गैमेट्स अलग अलग बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी पूरा टाइम एक साथ थे पेरेंट जनरेशन में, पर गैमेट्स बनते वक्त उसमें कुछ चेंज हो जाएगा या इंटरमीडिएट प्रोजेनी बनाएगा, नहीं। कैपिटल टी F2 जनरेशन में जाकर के टॉलनेस ही दिखाएगा और स्मॉल टी F2 जनरेशन में जाकर के ड्वार्फनेस ही दिखाएगा। भले दो अलील एक साथ एक सेल में रहे थे बट फिर भी उनके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ओनली वन अलील फ्रॉम ईच one allele will enter to form gamete. Separation occur during anaphase 1 when homologous chromosome separate। तो ये हमने सेल साइकिल में पढ़ा ही है कि हम होमोलोगस क्रोमोसोम से सेपरेट होंगे तो दोनों में से कोई एक ही अलील गैमेट में जाएगा। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ अलील, ये दोनों में कभी कोई मिक्सिंग नहीं रहेगा। कैपिटल टी वाला अलील कैपिटल टी वाले गैमेट में जाएगा तो स्मॉल टी का कोई कैरेक्टर वो लेकर के नहीं जाएगा। हेंस ईच गैमेट इज प्योर फॉर कैरेक्टर्स। कैपिटल टी वाला रिमेन्स द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाला जो होगा वो स्मॉल टी ही रहेगा, उसका एक्सप्रेशन स्मॉल टी वाला यानी कि ड्वार्फ्ड ही रहेगा। राइट, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी या नॉन मिक्सिंग ऑफ गैमेट। कॉमनली इट इज वेल नोन फॉर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि मैंडल का सेकेंड लॉ था। ठीक है, ओके तो यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली हम समझते हैं कि पेरेंट प्लांट हेट्रोजाइगस था। जब पेरेंट प्लांट गैमेट बनाता है तो मेटाफेज 1 में ये अलाइन होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम और एनाफेज में ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। एक के पास आप नोट करिए, एक के पास क्या है कैपिटल टी वाला जीन है और दूसरे के पास स्मॉल टी वाला जीन है। ठीक है, जब गैमेट्स बनेंगे तो एक गैमेट में कैपिटल टी वाला जीन जा रहा है, दूसरे वाले में स्मॉल टी वाला जीन जा रहा है। ओनली वन अलील एंटर्स ईच गैमेट, नो मिक्सिंग ऑफ अलील। कैपिटल टी ने थोड़ा सा स्मॉल टी को दे दिया या स्मॉल टी ने कुछ अपना कैपिटल टी को दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। कैपिटल टी रिमेन्स द कैपिटल टी वाला गैमेट अलील एंड स्मॉल टी रिमेन्स द स्मॉल टी वाला अलील। ठीक है, तो गैमेट्स जो होंगे वो प्योर रहेंगे भले ये पेरेंट में वो एक साथ थे। ठीक है, सो बोथ द अलील सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में भी एनाफेज 1 में ये सेपरेट होंगे। ओनली वन अलील इज ट्रांसमिटेड टू ईच गैमेट, गैमेट रिमेन्स जेनेटिकली प्योर। और ये लॉ यूनिवर्सल लॉ है, सिर्फ जब नॉन डिसजंक्शन होगा, ये आप लेटर ऑन यही चैप्टर में पढ़ोगे, तो जब नॉन डिसजंक्शन होगा या लिंक्ड जीन होंगे तब ये इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं होता। बट वो बात की बात है, मेंडल ने तो यही ऑब्जर्व किया था कि बोथ द अलील सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस, ओनली वन अलील इज ट्रांसमिटेड टू ईच गैमेट, गैमेट रिमेन जेनेटिकली प्योर एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडल। ठीक है, एक्सेप्शन है लिंकेज या आप नॉन डिसजंक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मेंडल्स लॉ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमने दो लॉज समझे, एक समझा लॉ ऑफ डोमिनेंट और दूसरा हमने समझा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल की ऑब्जर्वेशन समझने के लिए एक टेक्निक बताई, एक मेथड बताई जिसे हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर। अब ये पनेट स्क्वायर नाम आया कहाँ से? तो साइंटिस्ट का नाम था रिनाल्ड सी पनेट। उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया कि किस तरीके से मेंडल के एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्लांट की जो F1 जनरेशन आएगी या F2 जनरेशन आएगी उसमें प्लांट जो होंगे वो फिनोटिपिकली कैसे होंगे और उनका जीनोटाइप कैसा होगा। तो ये समझने के लिए उन्होंने एक एक्सप्रेशन बताया, इसे हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर। पनेट के नाम से इसे पनेट स्क्वायर कहा जाता है। हम यहाँ पे टॉप रो में या लेफ्ट साइड रो में दोनों गैमेट्स लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये पेरेंट प्लांट है प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। जब ये गैमेट्स बनाएंगे, ये बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसका भी पनेट स्क्वायर हम बनाए तो ऐसे बना सकते हैं कि एक
एक ने बनाया कैपिटल टी और दूसरे ने मतलब एक ने बनाया कैपिटल टी मैं बना के ही दिखा देती हूँ। तो एक ने बना दिया, यहाँ बना देते हैं, तो ये आपका पनेट स्क्वायर हो गया। ठीक, अब एक ने बनाया कैपिटल टी वाले गैमेट, दूसरे ने बनाए स्मॉल टी वाले गैमेट। तो इनको आपस में अगर हम क्रॉस कर दे तो हमें सारे ही प्लांट कैसे मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ऑल कैसे मिलेंगे, हेटेरोजाइगस टॉल। F2 जनरेशन को भी अगर इनको वापस सेल्फिंग कराया तो F2 जनरेशन के लिए हमें अच्छा से पनेट स्क्वायर दिखाई दिया है कि यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो एक गैमेट को हमने ऊपर की तरफ लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे वाले को हमने नीचे की तरफ लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दोनों का क्रॉस कराया तो यहाँ से मिलेंगे कैपिटल टी, यहाँ से मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ मिलेगा स्मॉल टी। तो ओवरऑल हमें क्या मिले, एक होमोजाइगस टॉल मिला और एक होमोजाइगस ड्वार्फ मिला और 2 हेटेरोजाइगस मिले। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का ये अच्छा तरीका है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाया था पनेट ने। लेटर ऑन ये पहचाना गया पनेट स्क्वायर नाम से। ठीक है, ये एक ब्रिटिश जेनेटिक्स थे जिन्होंने पनेट स्क्वायर दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ के की पॉइंट्स क्या है कि ईच बॉक्स हो वन पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, एक पॉसिबल जीनोटाइप दिखाएंगे। इट हेल्प्स टू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच जीनोटाइप, हर जीनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ट्रेड का रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में कैसी जीनोटाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस दोनों के लिए ये स्क्वायर टेक्निक एप्लीकेबल है जहां पे आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल है, एक्यूरेट है एंड इजी टू यूज है। पनेट स्क्वायर इज अ पावरफुल टूल टू प्रेडिक्ट आउटकम ऑफ द जेनेटिक क्रॉसेस, बट याद रखिएगा मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए ये इफेक्टिव है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वापस हम बात करेंगे अबाउट डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म बाय मेंडल। Thank you so much. If you like the video, kindly hit the like button, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. Thank you.